हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है तीसरा टॉपिक नंबर 3 में पीडीएल का है। पीडीएल का है, इसको पीनियल बॉडी भी कहते हैं। पीनियल बॉडी, इसको शंकु रूपी ग्रंथि भी कहा जाता है। शंकु रूपी ग्रंथि। तो देखिए, हम जो स्टडी कर रहे थे वह मैंने आपको पहले समझाया था, ऊपर से नीचे की ओर। यानी जो अभी तक जो हमने स्टडी की है वह हाइपोथैलेमस की नंबर 1, नंबर 2 में पीयूष ग्रंथि की, और नंबर जो तीसरा पॉइंट है पीनियल का है, यानी शंकु रूपी ग्रंथि, जिसको पीनियल बॉडी भी कहते हैं। इसी की क्यों कर रहे हैं? नहीं तो मतलब इम्पोर्टेंट ग्रंथि तो और भी, जैसे थायराइड ग्रंथि है, और भी ग्रंथियां। हम चल रहे हैं सीरियल नंबर से, यानी ऊपर मस्तिष्क में कौन कौन सी पाई जाती है। तो ये आपको याद भी रहेगा एक तरह से, कोई कौन सी ग्रंथि कहाँ पर, ये पहले बताया था। जैसे देखिए, तीनों ग्रंथियां हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पीनियल काई, ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है मस्तिष्क में। इसके बाद नीचे की तरफ आते हैं गर्दन में, यानी गले वाले भाग में, गिरी वाले भाग में 2 ग्रंथियां पाई जाती है। एक तो थायराइड ग्रंथि और एक पैराथायराइड ग्रंथि। फिर नीचे की तरफ आते हैं, मतलब सामने वक्ष भाग में, हृदय के थोड़ा सा इस साइड पे, तो ये पाई जाती है थाइमस ग्रंथि। कौन सी? थाइमस ग्रंथि। फिर थोड़ा नीचे आ जाइए, यानी दोनों जो पहले इस पे चलते हैं आमाशय में, आमाशय के नीचे कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि। फिर और नीचे आ जाइए, फिर दोनों जो वर्ग है किडनियाँ, वहाँ पर एडिनल ग्रंथि। फिर और नीचे आइए, वहाँ पर पाई जाती है अंडाशय ग्रंथि। और सबसे शरीर के बाहर की तरफ जो है ना, वृषण ग्रंथि। तो ऐसे कुल मिलाकर के ये 10 ग्रंथियाँ हैं। इसमें से हम तीसरे नंबर की ग्रंथि का अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए, जो ग्रंथि पीनियल काई है, ये किस में स्थित रहती है? मस्तिष्क में स्थित होती है। यानी अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग। अब आप समझ लगे, क्योंकि मैं जो लैंग्वेज बोलता हूँ पूरी लाइन को बोलता हूँ, लेकिन ये जो आपको ज़्यादा जैसे रिटन वर्क नहीं करना पड़े, इसमें से आप देख सकते हैं। तो अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग में स्थित होती है, स्थित। और जो है ना थैलेमस हाइपोथैलेमस का अलावा एक पिंड, थैलेमस जो होता है उसके खोखला जो व्रंत है ना, उसमें स्थित होती है थैलेमस। थैलेमस के खोखले व्रंत में स्थित होती है। और इसके बाद चलते हैं, ये जो ग्रंथि होती है कौन सी? पीनियल का या शंकुरूपी, इसका जो उद्भव होता है वो है भ्रूणीय एक्टोडर्म। उद्भव यानी कि उत्पत्ति, भ्रूणीय एक्टोडर्म से उत्पन्न होती है। भ्रूणीय एक्टोडर्म मैंने आपको पहले समझाया था, मतलब गेस्टोला भवन के दौरान जो अवस्थाएं बनती है ना, उसका एक जो है ना स्तर होता है, सबसे बाहरी स्तर ये। इसके बाद है ये जो ग्रंथि होती है इसका आकार आकृति कैसी होती है? तो देखिए, इसकी लंबाई, या इसको व्यास भी कर सकते हैं, 0.8 सेमी होता है। यानी लंबाई या व्यास के अकॉर्डिंग लेना तो 0.8 सेमी होता है। और जो वजन होता है इसका होता है 1 ग्राम। इसका जो वजन होता है 1 ग्राम होता है ये, या यूं कर सकते हैं, पर इसके आगे ये लगा दो ना, जैसे आप 0.1 ग्राम, जब ये एक ही है, इस प्रकार से ये। अब कई बार जैसे, हालांकि एग्जाम में तो नहीं आया ये, लेकिन कहीं जैसे बुक्स या कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है।
तो इसमें ज़्यादातर कहीं का जो होता है उत्तर, ये होता है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि। ये नेट पे भी जब सर्च करेंगे तो विरोधाभासी स्थिति आएगी, दो आएंगे इसमें, एक तो पीयूष ग्रंथि और एक आएगी पीनियल ग्रंथि। जिसका स्टडी कर रहे हैं ना, जिसका अध्ययन कर रहे हैं, इसका आपने देखा होगा पीयूष ग्रंथि जो है, तो पीयूष ग्रंथि का और आकार आकृति आपने पहले अध्ययन किया था। इसका जो व्यास होता है 1.3 सेमी लंबाई, और वजन जो होता है वो होता है 0.5 ग्राम। 0.5 ग्राम। तो इस हिसाब से देखें दोनों तुलनात्मक रूप से, तो कौन सी ग्रंथि है? पीनियल ग्रंथि छोटी होती है। तो ये याद रखना अच्छी तरह से। हालांकि ऐसे विरोधाभास की स्थिति में कभी नहीं आएगी, लेकिन ये स्पष्ट हो रहा है आपको यहाँ पर। दोनों का जब तुलनात्मक रूप से देखें, ये वजन और ये इसकी लंबाई या व्यास, तो किसका कम मिलेगा? पीनियल ग्रंथि का कम मिल रहा है आपको। इसलिए सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीनियल का ही कहलाएगी। अगर पीयूष ग्रंथि लिखा हुआ है कहीं में तो वह नहीं माना जाएगा, राइट। ये इस प्रकार से ये इसका है स्रावित हार्मोन। तो इससे जो है मेलेटोनिन, ये आपने पहले भी नाम सुना होगा, मेलेटोनिन। हार्मोन स्रावित होता है इससे। तो ये जो मेलेटोनिन जो हार्मोन है, ये क्या करता है? ये मतलब हमारी जो त्वचा होती है उसमें वर्णक को, मेलेनिन जो वर्णक होता है ना, उसको क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसमें याद रखिए तेज प्रकाश में, तेज प्रकाश मतलब तेज प्रकाश में है ना, संश्लेषण कम होता है, लेकिन कम प्रकाश या मंद बोल दिए, मंद प्रकाश व अंधकार में अधिक होता है। यानी मेलेटोनिन जो वर्णक है उसका तेज प्रकाश में संश्लेषण कम होएगा, लेकिन मंद प्रकाश में ना, वह अंधकार में इसका संश्लेषण अधिक होता है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि ज़्यादातर स्टडी करें हम, ये जननांगों के विकास को भी क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसमें देखते हैं आगे, ये मेलेनिन वर्णक, हमारी त्वचा में पाए जाने वाले मेलेनिन वर्णक को, मेलेनिन हमारी त्वचा में पाया जाता है, मेलेनिन वर्णक को नियंत्रित करता है। क्या करता है? ये मेलेनिन वर्णक को नियंत्रित करता है। कौन? ये मेलेटोनिन हार्मोन। इसलिए आपने देखा होगा जिसमें मेलेनिन की सामान्यतः मात्रा अधिक होती है, वह सामान्यतः कहते हैं जैसे काला रंग, काला का मतलब यूँ नहीं है, मतलब डार्क रंग होता है। और जिसमें मेलेनिन की मात्रा में कमी आ जाती है वह भूरे होते हैं, यानी जिसको कहते हैं ना अपन गोरा, इस प्रकार से। तो जैसे कई बार कहते हैं जैसे दक्षिणी भारत हुए, या कई जो इलाके दक्षिणी अफ्रीका, केन्या, कई जो ये प्रजाति के मूल के जो व्यक्ति हैं उनमें मेलेनिन की मात्रा ज़्यादा होती है। और ये जो जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस, इनमें इनके जो व्यक्ति होते हैं ना, यहाँ के निवासी, उसमें मेलेनिन की मात्रा कम होती है, तो इनमें गोरापन ज़्यादा होता है। इस प्रकार से ये, इसके अलावा ये तो याद रहेगा आपको, मेलेनिन वर्णक को नियंत्रित करता है। और ये क्या है? जननांग के विकास को संदमित करता है। याद है हम क्या चल रहा है? मेलेटोनिन के कार्य चल रहे हैं, प्रकार से कार्य। तो यह यानी जननांगों के
विकास, जननांगों के विकास को संदमित करता है, संदमित करता है। यानी जननांगों का जो विकास है ना उसको क्या करता है, संदमित कर यानी कि कम करता है। ये चीज जरूर याद रखना, तेज प्रकाश में इसका संश्लेषण कम होता है, लेकिन अंधकार व मंद प्रकाश में इसका संश्लेषण अधिक होता है। इसलिए हमेशा याद रखना कि जो मतलब एक तरह से इसमें एक और नोट करा देता हूं, ये जैविक घड़ी की बात है। जैविक घड़ी या लैंगिक जैविक घड़ी, यह लैंगिक जैविक घड़ी की भांति कार्य करता है। यह इस ग्रंथि के रूप में भी ले सकते हैं और हार्मोन के रूप में भी ले सकते हैं। यानी हार्मोन जो है ना, ये मेलेटोनिन हार्मोन, ये तो ये जैविक घड़ी, और दूसरी ये ग्रंथि, ये जैविक घड़ी के रूप में कार्य करती है। कारण ये जो आपने देखा ना, जननांगों, अगर मान लो इसका संश्लेषण कम हुआ तो फिर जननांग विकसित होंगे, और अगर इसका संश्लेषण अधिक हो रहा है तो ये जननांगों को क्या कर देगा, संदमित कर देगा, यानी उनके विकास की क्रिया को रोक देगा। ये आगे बढ़ते हैं। तो सामान्यतः ये जो अंधे बच्चे होते हैं तो इनमें यौनारंभ की अवस्था यानी यौनावस्था क्या है, जल्दी आ जाती है। मानव के या कोई भी जो स्तनधारी है उनके जो अंधे बच्चे होते हैं उनमें क्या आ जाती है, उनमें यौनावस्था समय से पूर्व आ जाती है। और तीव्र प्रकाश वाले क्षेत्रों में रहने वाले जो बच्चे होते हैं उनमें यौनावस्था क्या आती है, शीघ्र आती है। तो दोनों में देखे तुलनात्मक रूप से तीव्र प्रकाश वाले क्षेत्रों में है ना रहने वाले बच्चों में यौनावस्था शीघ्र आती है। किसके कारण होता है, मेलेटोनिन के कम स्रावन के कारण। क्योंकि मैंने अभी बताया मंद प्रकाश में इसका स्रावन अधिक होता है एक प्रकार से। तो देखिए इसमें अंधे बच्चों में यौनावस्था समय से पूर्व आ जाती है, समय से पूर्व आ जाती है अंधे बच्चों में। मानव के जो अंधे बच्चे हैं उनमें यौनावस्था समय से पूर्व आ जाती है। कारण इसका जो स्राव होता है वो क्या हो जाता है, स्राव इसमें अंधकार की अवस्था में, तो स्राव के कारण जो है ना इसमें ये क्या जाती है, यौनावस्था समय से पूर्व आ जाती है। अधिक प्रकाश वाले क्षेत्रों के बच्चों में यौना शीघ्र आ जाती है, शीघ्र आ जाती है। इसमें अधिक प्रकाश वाले क्षेत्रों में, यानी इसमें तो समय से पूर्व है, इसमें क्या है, शीघ्र आ जाती है। कारण क्या होता है, हार्मोन का प्रभाव कम होता है, और हार्मोन के प्रभाव के कारण ही क्या हो जाता है, जननांग विकसित हो। क्योंकि अधिक हार्मोन स्रावित होगा तो वो जननांगों के विकास को संदमित करेगा, और अगर कम होगा तो जननांग क्या होंगे, विकसित होंगे एक प्रकार से। तो ये चीज याद रखना। तो ये किसके कारण होता है, मेलेटोनिन के कारण। यह मेलेटोनिन के कारण होता है। यानी मेलेटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, ये
जो हम स्टडी कर रहे थे ना, नंबर तीसरा याद रखना, पीनियल काय, पीनियल, पीनियल काय, यानी शंकु रूपी ग्रंथि भी कहते हैं इसको। शंकु रूपी ग्रंथि। तो ये दो तीन चीजें, जैविक घड़ी वाला और इसके ये जो है ना अंधकार और तेज प्रकाश, इसमें क्या होता है, प्रभावित होता है ये हार्मोन। इसके बाद है इस हार्मोन का नियंत्रण, इसका मेलेटोनिन। तो मेलेटोनिन का नियंत्रण होता है MSH, यानी किसकी, कौन सी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। तो ये जो है पीयूष ग्रंथि के MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम है देखो, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा होता है। किसका नियंत्रण, इस ग्रंथि का नियंत्रण, यानी पीनियल जो काय है ना, पीनियल काय, इसका जो नियंत्रण होता है वह पीयूष ग्रंथि से स्रावित जो हार्मोन है MSH, अर्थात मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके द्वारा क्या होता है, इसका नियंत्रण होता है। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि सभी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उस पर नियंत्रण कौन करता है, पीयूष ग्रंथि करती है। और पीयूष ग्रंथि पर कौन नियंत्रण करता है, हाइपोथैलेमस। तो एक चीज इसमें समझिए आप, अच्छी तरह दिमाग फिट कर लेना कि जो मुख्यतः हाइपोथैलेमस है। तो देखिए इसमें पहले हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस किसको नियंत्रित करता है, पीयूष ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि जो है, जितने भी मानव शरीर में पाई जाती है ग्रंथियां, सब पर क्या करती है, नियंत्रण करती है। देखिए स्टार्टिंग से चलते हैं तो पीनियल काय, फिर इस पे आ जाइए, क्रम से चलते हैं ना, थायराइड, थायराइड, इसके बाद आता है पैराथायराइड। थोड़ा इसको इधर करते हैं, थायराइड, 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 बारीक लिखना चाह रहा हूं मैं, थायराइड। इसके बाद ये आती है पैराथायराइड, पैराथायराइड। और इसके बाद फिर क्रम से चल रहे हैं, पैराथायराइड के बाद थाइमस, थाइमस, थाइमस के बाद नीचे आ जाए अग्नाशय, अग्नाशय, अग्नाशय के बाद फिर एड्रीनल, एड्रीनल, एड्रीनल के बाद फिर तो आगे बढ़ाते हैं। अगर देखें ना तो तीन तो एक ही थे, तो ये देखा जाए ना, एक दो, दो का अध्ययन किया मैंने, तो 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, मैंने 10 ही बताया था आपको। तो इसमें अंडाशय, अंडाशय, और ये वृषण, ये भी ग्रंथि है और ये भी ग्रंथि है। ये तो हाइपोथैलेमस तो किसको नियंत्रित करता है, पीयूष ग्रंथि को। और पीयूष ग्रंथि जो है स्वयं इन सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर क्या करती है, नियंत्रण करती है। इसलिए इन दोनों के उपनाम भी है। जैसे आपने देखा होगा, ये जो हाइपोथैलेमस है, इसका मैंने आपको पहले बताया था क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सर्वोच्च कमांडर।
आपने पढ़ा होगा, पहले नोट भी कराया था मैंने। या जो मानो अंतःस्रावी नियमन का सर्वोच्च कमांडर, अंतःस्रावी नियमन का सर्वोच्च यानी सुप्रीम, सर्वोच्च कमांडर। अंतःस्रावी नियमन का क्या कहा जाता है? इसको सर्वोच्च कमांडर कहा जाता है, या यूं कहा जाता है एक तरह से मास्टर ग्रंथि का या प्रधान ग्रंथि का नियंत्रक। प्रधान ग्रंथि का नियंत्रक, प्रधान ग्रंथि का नियंत्रक। तो इसको ज्यादातर अपन इस रूप में माने कि ताकि दोनों का कंफ्यूजन हो। तो प्रधान भाई अंतःस्रावी, जो अंतःस्रावी नियम है ना, उसका सर्वोच्च कमांडर भी कहा जाता है इसको। और प्रधान ग्रंथि का क्या कहा जाता है? इसको प्रधान ग्रंथि का क्या कहा जाता है? कमांडर यानी नियंत्रक भी कहा जाता है। अब चलते हैं इसको पीयूष ग्रंथि को। तो पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों के वाद्य मंडल का क्या कहा जाता है? बैंड मास्टर, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों के वाद्य मंडल का बैंड मास्टर। अंतःस्रावी ग्रंथियों के वाद्य मंडल का बैंड मास्टर। तो एक तरह से अगर यूं कहे ना अंग्रेजी में, तो क्या कहेंगे? बैंड मास्टर ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। बैंड मास्टर ऑफ द ऑर्केस्ट्रा भी कहा जाता है इसको। किसको? पीयूष ग्रंथि को। तो ये दोनों जो है ना उपनाम भी याद रखना एक तरह से। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के वाद्य मंडल का बैंड मास्टर भी कहा जाता है इसको। किसको? पीयूष ग्रंथि को। और हाइपोथैलेमस जो है, तो हाइपोथैलेमस का आप जानते हो अंतःस्रावी नियमन का सर्वोच्च कमांडर भी इसको कहा जाता है, यानी मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। तो इस प्रकार से ये टॉपिक था। तो ये हालांकि मैंने पहले बता दिया, लेकिन एक बार इसको याद करा दिया अच्छी तरह से कि जो हाइपोथैलेमस है, तो इसको अंतःस्रावी नियमन का सर्वोच्च कमांडर, और ये जो होता है पीयूष ग्रंथि, इसको अंतःस्रावी ग्रंथियों के वाद्य मंडल का बैंड मास्टर कहा जाता है। और इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इस प्रकार से ये जानकारी थी। बाकी कल अध्ययन करेंगे।